जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्लास 11 के ऐसे छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में हिंदी इलेक्टिव को रखा है और आप लोगों का मॉडल पेपर आ चुका है। तो आज हम आप लोगों के सामने मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं। ये इसका प्रैक्टिस सेट वीडियो होगा। आप लोगों को देखना है कि आप कितना सही कर पा रहे हो, ठीक है। तो चलिए, एक तरह से आप लोगों का टेस्ट ही होगा, लेकिन ये रियल मॉडल पेपर है जो जैक ने जारी किया है आप लोगों के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आज का ये वीडियो, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक पैसेज के जैसा आपको दिया गया है जिसमें इंटरनेट के बारे में लिखा गया है कि इंटरनेट जो है आधुनिक युग की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरी दुनिया को जोड़ता है। इसके माध्यम से लोग न केवल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अपने विचार और अनुभव साझा कर सकते हैं। सोशल मीडिया, ईमेल और ऑनलाइन शॉपिंग जैसी सुविधाओं ने लोगों के जीवन को बेहद आसान बना दिया, लेकिन इंटरनेट के अंधाधुंध उपयोग ने कई चुनौतियां भी खड़ी की है। साइबर अपराध, व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता का उल्लंघन और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसी समस्याएं आम हो गई है। इसके बावजूद इंटरनेट ज्ञान के भंडार के रूप में अनमोल है, बशर्ते इसका उपयोग सावधानी और समझदारी से किया जाए। ठीक है, तो ये तो पैसेज था। अब आइए इसके सवाल जवाब पे आते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि इंटरनेट का सबसे बड़ा लाभ क्या हो सकता है। तो इंटरनेट का जो सबसे बड़ा लाभ है वो क्या है? पूरी दुनिया को जोड़ना। ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट हम कराएंगे क्योंकि समय काफ़ी कम बचा है और आप लोगों को रिवीजन भी करना होता है, तो जल्दी जल्दी कराने का काम करेंगे। सबसे दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है कि गधांश के अनुसार इंटरनेट के कारण कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई है। तो इंटरनेट के कारण जो समस्या उत्पन्न हुई वो साइबर अपराध और धोखाधड़ी जो है उत्पन्न हो गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इंटरनेट को किसके रूप में वर्णित किया गया है। अब इंटरनेट को जो वर्णित किया गया है वो ज्ञान के भंडार के रूप में वर्णित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 पे। इसमें कह रहा है कि गद्यांश में इंटरनेट के उपयोग को किस शर्त पर लाभदायक बताया गया है। यानी ऐसा कैसा शर्त है जो जिसके कारण वो लाभदायक होता है। तो अगर इसका उपयोग समझदारी और सावधानी से किया जाए तो इंटरनेट क्या होता है? लाभदायक होता है। आइए दूसरे पे टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा कह रहा है कि एक पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प का चयन करना है। जैसे भिन्नता में एकता की शक्ति भारत की पहचान है, भाषा, धर्म, वेशभूषा फिर भी एक परिवार समान है, सभी धर्म का आदर करना हमारी परंपरा सिखाती है, आपसी मेल और भाईचारा एकता दीप जलाती है, जाति धर्म के झगड़ों से दूरी बनाना होगा, सत्य अहिंसा के मार्ग पर फिर से चलना होगा, हम सब भारत माता के हैं, एक सूत्र में बंध जाएं, मिलकर प्रगति के पथ पर बढ़ें, नई मिसाल बनाएं। ठीक है। आइए इसके क्वेश्चन आंसर को करते हैं। पहला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है कि पद्यांश में भारत की पहचान को किससे जोड़ा गया है। तो भारत की पहचान को जोड़ा गया है भिन्नता में एकता से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, पद्यांश के अनुसार एकता का दीप किससे जलता है। तो एकता का दीप जो जलता है वो जलता है आपसी मेल और भाईचारे से। किससे जलता है? आपसी मेल और भाईचारे से। पद्यांश में किन झगड़ों से दूरी बनाने की बात की गई है। तो कौन से झगड़ों से? जाति और धर्म के झगड़ों से। नई मिसाल बनाए पंक्ति से क्या प्रेरणा मिलती है। तो इससे जो प्रेरणा मिलती है प्रगति और एकता के साथ आगे बढ़ने की जो है प्रेरणा मिलती है। आइए फिर अगले सवाल पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि रेडियो को किस प्रकार का जनसंचार का माध्यम माना जाता है। तो रेडियो को हम लोग जो मानते हैं वो श्रव्य माध्यम मानते हैं, क्योंकि उसको हम लोग सिर्फ सुन सकते हैं। ठीक है, दृश्य उसमें देख नहीं सकते, लिखित उसमें कोई लिख नहीं सकते, डिजिटल माध्यम हो नहीं सकता। तो श्रव्य यानी कि हम उसको सिर्फ सुनते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रिंट मीडिया का उदाहरण है। अब आपको बताना है यहाँ पे कौन प्रिंट है। तो जो प्रिंट आउट निकालता है वो प्रिंट मीडिया। प्रिंट कौन निकालता है? समाचार पत्र, जो अखबार होता है वो प्रिंट होता है। जनसंचार में फीडबैक का क्या महत्व होता है। तो जनसंचार में जो फीडबैक का महत्व होता है वो होता है आपका उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संदेश को समझने में मदद करना, संदेश को प्रभाव का आकलन करता है, दर्शकों की राय प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का आधुनिक माध्यम है। तो पत्र हो जाएगा, समाचार पत्र, इंटरनेट या फिर दीवार पर लेखन। करेक्ट जवाब हो जाएगा इसका, बताना है आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंटरनेट हो जाएगा। जनसंचार का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। जनसंचार का समाज पर जो प्रभाव पड़ता है, लोगों को सूचना प्रदान करता है, सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक करता है, लोगों की राय और विचारधारा को प्रभावित करता है। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्रकारिता का नैतिक सिद्धांत है। तो कौन हो जाएगा? तो सत्य और निष्पक्षता का पालन करना। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। इसमें कहा गया है कि पत्रकारिता में पेज 3 का क्या तात्पर्य है।
तो पत्रकारिता में जो पेज 3 का तात्पर्य होता है मनोरंजन और जीवन शैली की खबरें पेज 3 पे छापी जाती है। खोजी पत्रकारिता का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो मुख्य कार्य होता है गुप्त और महत्वपूर्ण जानकारियों को उजागर करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टीवी और रेडियो पत्रकारिता को किस श्रेणी में रखता है? तो कौन सी श्रेणी का हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चला जाता है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला पहला धारावाहिक कौन है? तो दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला जो पहला धारावाहिक हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग, ठीक है, यानी कि पहला सीरियल जो प्रकाशित हुआ था। इसके बाद देखिए एक पैसेज है, आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पे पढ़ना होगा कि हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, कई चिमटे रखे हुए होते हैं, उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है, अगर वो चिमटा लेकर जाकर दादी को दे दे तो वो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी, घर में काम की चीज़ें हो जाएगी, खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे से सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकालकर उसे दे दो, अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाज़ार आए और इतने पैसे के कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती है। ठीक है, ये उसके मन में आ रहा था। अब देखिए यहाँ पे हामिद ने चिमटा क्यों खरीदने का सोचा, ठीक है, ये सवाल है आपका। तो हामिद ने क्यों सोचा था कि दादी के हाथ जलने से बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। हामिद के अनुसार खिलौना खरीदने में क्या समस्या थी? तो खिलौना खरीदने में जो उसके पास समस्या थी, खिलौने में से कोई काम नहीं बनता, ये उसकी समस्या थी। गद्यांश के अनुसार चिमटा का कौन सा उपयोग हामिद ने बताया? तो हामिद ने चिमटा का जो उपयोग बताया, रोटी तवे से उतारने में मदद करेगा, चूल्हे को साफ करने में उपयोग होगा, आग मांगने वालों का आग देने में उपयोगी होगा, तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश के रचयिता कौन है? आप इसके जो राइटर हैं उसका नाम बताना है आपको, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 23 पे कि दोपहर का भोजन कहानी मूलतः किस वर्ग से प्रतिनिधित्व करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निम्न मध्य वर्ग का जो है ये करता है। टॉर्च बेचने वाले के माध्यम से परसाई जी ने किस आधार पर व्यंग्य किया है? तो किस आधार पर व्यंग्य किया है आपको बताना है। तो आस्थाओं के बाजारीकरण पर जो है व्यंग्य किया है। चमेली के बेटे का नाम क्या था? तो चमेली के जो बेटे थे ना उसका नाम आपको बताना है। तो चमेली के बेटे का नाम था बसंता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काला शुक्रवार पुस्तक की रचना किसने किया? काला शुक्रवार पुस्तक की जो रचना किया था वो किया था सुधा अरोड़ा ने। नेक्स्ट है कि खाना बदोश कहानी का जो लेखक है वो कौन है? खाना बदोश कहानी का लेखक का नाम बताना है आपको। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा खाना बदोश कहानी का लेखक। भारत माता का मस्तक किसे कहा गया है? तो भारत माता का जो मस्तक कहा गया है वो कहा गया है हिमालय को। किसको कहा गया है? हिमालय को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मकबूल ने ऑयल कलर की ट्यूब खरीदने के लिए अपनी कौन सी किताब बेच दी थी? तो मकबूल ने जो किताब बेची थी वो इतिहास और भूगोल की किताब को बेच दिया था। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, आवारा मसीहा का लेखक कौन है? तो आवारा मसीहा का लेखक है विष्णु प्रभाकर। पतंगबाजी में शरद का मित्र था, कौन था शरद का मित्र? तो राजू। कौन था? राजू था। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है कुछ ध्यानपूर्वक आपको पद्यांश को पढ़ना है और पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। तो इसको आप लोग पढ़ लो, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आ जाता हूँ। कवि ने इस पद्यांश में किसकी आलोचना की है आपको बतानी है। तो यहाँ पर जो किया है धार्मिक भेदभाव और पाखंड की आलोचना की है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 में, हिंदू अपनी बड़ाई करते हैं परंतु किसके पैरों तले सोते हैं? तो किसके पैरों तले सोते हैं? वैश्या। ठीक है, किसके? वैश्या। हिंदुन की हिंदुवाई देखी, तुर्कन की तुर्काई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कवि कबीर का इस पद्यांश में क्या संदेश है? कवि कबीर का इस पद्यांश में क्या संदेश है आपको बताना है। समाज में सच्चाई का पालन किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए सूरदास के गुरु का नाम आपसे पूछा गया है। तो सूरदास के जो गुरु थे वो कौन थे? तो वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हंसी की चोट कविता में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। सुमित्रा नंदन पंत किस काव्यधारा के कवि हैं? तो यहाँ पर जो काव्यधारा हो जाएगा वो हो जाएगा छायावादी काव्यधारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी, यामा के लिए। मगध में कौन हस्तक्षेप करता है? तो मगध में हस्तक्षेप करेगा मुर्दा। कौन? मुर्दा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।